यदि इस देश में मुसलमान नहीं होता, यदि हिंदुस्तान में कभी मुसलमान नहीं आता, तो इस देश में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कभी पैदा ही नहीं होती। कभी भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है वो ऑर्गेनाइज और कभी वो पार्टी शुरू ही नहीं होती। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सिंगल पॉइंट एक ही एजेंडा रहा है वो है हिंदू मुस्लिम कराना। बिल्कुल। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि मुसलमान ही इस देश में नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास कोई विचारधारा ही नहीं होती, कोई मुद्दा ही नहीं होता। राहुल गांधी जी गुजरात के बार बार दौरे कर रहे हैं, उन्होंने क्लियरली संदेश पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता को लोकसभा में बैठकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें डालकर कहा गया था कि इस बार लिख के ले लो, गुजरात में आपको इलेक्शन हम हरा के बताएंगे। तो मैं मानता हूं कि वो अध्याय, वो पुस्तक पे लिखना शुरू हो चुका है। और जिस प्रकार के धनाधन दौरे, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी यदि बार बार गुजरात आ रहे हैं तो खुला चैलेंज और खुला संदेश भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं कि आपका गढ़ कहीं ना कहीं अब बचने वाला नहीं है, वो टूटने वाला है, उस पे दरारें पड़ना शुरू हो चुकी है। जो भी भारतीय जनता पार्टी में लोग जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैं मानता हूं आने वाले समय में उन्हें घर बैठना तो जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उनका कोई स्थान नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर गुजरात में पिछले 30 सालों से सरकार ना आने देने की कोशिश कर रहा हो, उसका क्लियरली संदेश हाईकमान ने दिल्ली में गुजरात के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को दे दिया है। वही राहुल गांधी जब खड़ा था और जिसे उसे पता है कि मेरे ये सब बोलने से और मुझे वोट नहीं मिलने वाले, मैं मुसलमानों के मुद्दे यदि लोकसभा में उठाऊंगा तो कहीं ना कहीं दूसरी कौम मुझे वोट नहीं देने वाली है, लेकिन फिर भी वक्फ के बिल पे सारे लोकसभा के मेंबरों के द्वारा विरोध कराया गया। ये वही राहुल गांधी है जिसको पता है कि यदि मैं ये कदम लूंगा उसके बाद मेरी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी छाती ठोक कर यदि वो कदम लेता हो तो मैं मानता हूं कि इससे बड़ा सेक्युलरिज्म का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। आज पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी की मीटिंगों में जाता हूं, कभी भी किसी दाढ़ी टोपी वाले को पीछे रहने के लिए नहीं कहा गया, कभी भी किसी दाढ़ी टोपी वाले को ऐसी उस सभाओं में, उस इंटरनल मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं की गई जहां पर उस दाढ़ी टोपी वाले को शर्मिंदा होना पड़े। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं अहमदाबाद के म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो नेता विपक्ष हैं, शहजाद खान काउंसिलर हैं, और जो हालिया एक टीम, चूंकि राहुल गांधी गुजरात में काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं, काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि संसद में पिछले दिनों उन्होंने नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि गुजरात में हम आपको हराने जा रहे हैं। और उसी को लेकर लगातार राहुल गांधी के दौरे भी चल रहे हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से गुजरात के दौरे पर आने वाले, उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई है जिसमें शहजाद खान को भी शामिल किया गया और कई मुस्लिम और चेहरों को भी शामिल किया गया है। तो ऐसे में चूंकि गुजरात, ये कहा जाता है कि जो जिस मिट्टी का बनता है वो वहीं पर जाकर दफन भी होता है, तो कई चीजें ऐसी है। गुजरात में राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम, कांग्रेस पार्टी इस बार ज्यादा जोर लगाने में लगी हुई है, लेकिन इसी बीच सामने से सत्ता पक्ष की तरफ से यूसीसी जैसा एक मुद्दा उठाया गया। यानी जहां पर भी जनता के मुद्दे की उठाने के लिए राहुल गांधी या कांग्रेस की उनकी टीम बात करती है, वहां पर सीधे हिंदू मुसलमान का पासा फेंक दिया जाता है। क्या कुछ आगे की रणनीति होगी कांग्रेस की? यूसीसी, वक्फ बिल, सीधे तौर पर आरएसएस पर राहुल गांधी का हमलावर होना, इन तमाम मुद्दों पर हम आज बात करेंगे शहजाद खान से। शहजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। काफी बिजी शेड्यूल, अक्सर देखते रहते हैं अपने इलाकों में आपका आना जाना सारा लगा रहता है, आपकी जनता से मिलना। जो जनता के मुद्दे आप उठाते हैं, आप जनता से ही नेता होता है, लेकिन जिस तरीके से जनता की जो आवाज उठा रहे हैं आप लोग, सामने बीजेपी की तरफ से दूसरा हिंदू मुस्लिम में तमाम चीजें की जा रही है। कभी यूसीसी लाया जा रहा है, कभी वक्फ बिल लाया जा रहा है, और ऐसे में राहुल गांधी के एक के बाद एक दौरे जो है वो गुजरात में हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने भी अपना समय निकाला, और सबसे बड़ी बात और सबसे पहली शुरुआत मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि इस देश में मुसलमान नहीं होता, यदि हिंदुस्तान में कभी मुसलमान नहीं आता, तो इस देश में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कभी पैदा ही नहीं होती। कभी भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है वो ऑर्गेनाइज
और कभी वो पार्टी शुरू ही नहीं होती। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही क्योंकि है तो जिस आपने। तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सिंगल पॉइंट एक ही एजेंडा रहा है, वो है हिंदू मुस्लिम कराना। बिल्कुल, तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि मुसलमान ही इस देश में नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास कोई विचारधारा ही नहीं होती, कोई मुद्दा ही नहीं होता। और सिंगल पॉइंट एक एजेंडा है कि देश में बढ़ती महंगाई हो, देश में बढ़ती बेरोजगारी हो, किसानों के मुद्दे हो, सुरक्षा के मुद्दे हो, महिला सुरक्षा के मुद्दे हो, छात्रों के मुद्दे हो, इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ ऐसे काले कानून लाए जा रहे हैं। एनआरसी, सीए, वक्फ, यूसीसी, ट्रिपल तलाक, ऐसे ही मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा करना चाहती है और राजनीति करना चाहती है। जब सत्ता में आए थे तब कहा था काला धन वापस ले आएंगे, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में जमा किए जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गंगा की सफाई हो जाएगी। इतने बड़े बड़े जो वादे किए गए थे, मैं मानता हूं कि उन वादों पर भारतीय जनता पार्टी उतर नहीं पाई और उन्हीं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर, स्पेशल टारगेट कर ऐसे काले कानून लाए जा रहे हैं। सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए ये जी, हिंदुओं को तो ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में मुसलमानों को 4th ग्रेड सिटीजन बना के रखा हुआ है उन्होंने। और उनका समझना भी यही है कि मुसलमान 4th ग्रेड सिटीजन है और सिर्फ एक समाज को जो उनको लगता है कि उनकी राजनीति विचारधारा पे टिके, और उनकी विचारधारा यही है कि हिंदू मुस्लिम ही करना है, और उनको ये लगता है कि किसी एक कौम को दबाकर दूसरी कौम को खुश कर वो उस प्रकार की राजनीति करना चाहती है। जो कि मैं मानता हूं कि इस देश के जो महान व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के डेवलपमेंट में, विकास के में बहुत बड़ा रोल अहम निभाया, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, महात्मा गांधी जी हो, मैं मानता हूं कि उनकी जो विचारधारा थी वो विचारधारा खत्म कर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे इस संविधान को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं मानता हूं 14 अप्रैल है, अंबेडकर जयंती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस देश की आजादी के बाद सिस्टम से इस देश को चलाने के लिए संविधान लिखा गया था, उस संविधान को भी नहीं मानना। उसमें क्लियरली लिखा गया था उस संविधान में कि हर किसी व्यक्ति को उसके धर्म का आदर करना, उसकी पूजा करना, उसके लिए उसे वो राइट दिए गए थे, अधिकार दिए गया। धीरे धीरे उन अधिकारियों को भी कुचला जा रहा है। और मैं मानता हूं कि लोकसभा में बैठकर बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती, लोकसभा में बैठकर महिला सुरक्षा पे चर्चा नहीं होती, देश की बॉर्डर सिक्योरिटी पे बात नहीं होती, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, यही एजेंडा भारतीय जनता पार्टी फॉलो करती आई है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान की राजनीति 2014 में बदली, जो एक विचारधारा, कट्टरपंथी की विचारधारा धीरे धीरे जो हावी होती गई, उसका सबसे बड़ी ब्रांड फैक्ट्री जो गुजरात बनी हुई है, उसकी शुरुआत वहां से हुई थी। और मैं मानता हूं कि उसका खात्मा भी यहीं से होने वाला है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी गुजरात के बार बार दौरे कर रहे हैं, उन्होंने क्लियरली संदेश पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता को लोकसभा में बैठकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें डालकर कहा गया था कि इस बार लिख के ले लो, गुजरात में आपको इलेक्शन हम हरा के बताएंगे। तो मैं मानता हूं कि वो अध्याय, वो पुस्तक पे लिखना शुरू हो चुका है। और जिस प्रकार के धनाधन दौरे, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी यदि बार बार गुजरात आ रहे हैं तो खुला चैलेंज और खुला संदेश भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं कि आपका गढ़ कहीं ना कहीं अब बचने वाला नहीं है, वो टूटने वाला है, उस पर दरारें पड़ना शुरू हो चुकी है। और मेरी बात भी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं समग्र जनता को कि लिख के ले लो, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में विधानसभा में उखाड़ के फेंकेंगे। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि लिख कर ले लो, हम हरा कर दिखाएंगे, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को सीधा चैलेंज है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी घर है ये। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों को भी एक सख्त मैसेज है जो राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग पार्टी में एक पांव कांग्रेस में, एक पांव बीजेपी में है, उनको भी साफ मैसेज दिया गया है। तो आने वाले टाइम में उनकी भी छंटनी शुरू हो जाएगी जल्द से जल्द। जी देखो, मैं मानता हूं कि राहुल जी जब इसके अधिवेशन के पहले जब गुजरात आए थे
एक खुले मंच पर एक नेता अपने खुद की पार्टी के बारे में यदि जब ऐसी बात करता हो तो क्लियरली वो संदेश दे रहे हैं कि उन्होंने गुजरात के चुनावों को कितना सीरियसली लिया है, चाहे आने वाले समय के महानगर पालिका के चुनाव हो, चाहे आने वाले समय में आने वाले विधानसभा के चुनाव हो। मैं मानता हूं कि यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के एक नेता में ताकत नहीं है कि खुद के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या पार्टी के बारे में, यदि कोई व्यक्ति परफेक्ट होता नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट नहीं होता, कमियां सब में होती है। लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी जी की जो बात थी कि खुद की ही पार्टी के बारे में एक खुले मन से ये कहना कि यहाँ पर रेस के घोड़े अलग है और कुछ घोड़े ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में मिले हुए हैं, उनको सिर्फ अलग करने की बात है। और मैं मानता हूं कि इसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने कर दी है। एक पायलट प्रोजेक्ट तरीके से राहुल गांधी जी गुजरात में काम करने वाले हैं और जो भी भारतीय जनता पार्टी में लोग जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैं मानता हूं आने वाले समय में उन्हें घर बैठना तो जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उनका कोई स्थान नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर गुजरात में पिछले 30 सालों से सरकार ना आने देने की कोशिश कर रहा हो, उसका क्लियरली संदेश हाईकमान ने दिल्ली में गुजरात के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को दे दिया है। गुजरात में नरेंद्र मोदी के दिल्ली जाने के बाद कोई बड़ा चेहरा ऐसा बीजेपी के पास में नहीं है। एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। एक जनता को ऑप्शन चाहिए था, लेकिन कांग्रेस वो ऑप्शन सही से दे नहीं पा रही थी जनता को। ये माना गया सही से लड़े नहीं, या जो भी 2017 में एक अच्छी कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। 2017 से पहले अगर हम देखें जितने भी चुनाव, उसके बाद 7 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है गुजरात के अंदर। राहुल गांधी का गुजरात दौरा, क्या लगता है कि ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति, जो हिंदू बेरोजगार भाइयों को जो उथलाने की, उकसाने की जो राजनीति मोदी कर रहे हैं, उस पर ब्रेक लगा पाएंगे राहुल गांधी? जी देखो, 30 साल का सूखा है। 30 साल से सत्ता में कांग्रेस पार्टी यहाँ आ नहीं पाई और मैं मानता हूं कि वो जो 30 साल का सूखा था, एक बगीचा, एक खेत, एक पेड़ जो सूखा हुआ था, उस पे बीज और पानी डालने का कार्य तो शुरू हो चुका है। अब उसका फल और वो पेड़ उगने का समय मैं मानता हूं कि कुछ महीनों में समग्र गुजरात की जनता को मीडिया के माध्यम से और कांग्रेस पार्टी के कार्यों से दिखाई देने वाला है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, दंगे कराना, दंगे के बाद किसी एक कौम को खुश कर दूसरे कौम को दबाना, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में इसका ब्रेक, जैसे आपने कहा कि इसका ब्रेक की शुरुआत ही गुजरात से होने वाली है। क्योंकि इसका जो 2002 में जब दंगे हुए और बहुत बड़े एस्टैब्लिश नेता इस देश के प्रधानमंत्री उस समय बने, इतने एस्टैब्लिश हुए उस दंगों के बाद से, और मैं मानता हूं कि उस दंगे के बाद से पूरे हिंदुस्तान में एक पैटर्न चला बिल्कुल कि यदि कोई भी प्रकार का चुनाव हो उसके पहले दंगे कराइए, विकास के कार्यों को भूल जाइए, पॉलराइज कराइए। और मैं मानता हूं कि उसको ब्रेक लगाना, हिंदुस्तान एक समय पे हिंदुस्तान की एकता का संदेश और उसका उदाहरण समग्र विश्व में दिया जाता था कि एक ऐसा देश जहां पर हर 100-200 किलोमीटर में बोलियां बदलती हो, रीति रिवाज बदलते हो, लेकिन उसके बाद भी साथ रहना, 140 करोड़ लोगों का साथ रहना, वो बड़ी बात है। लेकिन वो उदाहरण कहीं ना कहीं जो एकता का उदाहरण था, आज कहीं ना कहीं वो उदाहरण की धज्जियां उड़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। और इस जो संदेश जो एक समय दिया जाता था, वो संदेश के तोड़ देने का, वो संदेश खत्म करने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसकी शुरुआत भी गुजरात से की गई थी। और मैं मानता हूं कि मोहब्बत के संदेश की शुरुआत भी गुजरात से होने वाली है, जिसका रिजल्ट मैं मानता हूं कि आने वाले समय में मिलने वाला है। और मोहब्बत की दुकान का परचम लेकर जब एक व्यक्ति निकला हुआ है, समग्र देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आज की इस परिस्थिति में यदि भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर सकता है, उसका नाम राहुल गांधी है। आज राहुल गांधी क्यों, राहुल गांधी के साथ हम क्यों जुड़े हुए हैं? मैं देखता हूं कितने लोग होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट करते, कोई मुस्लिम नेता यदि कांग्रेस में जुड़ा हुआ होता है कि भाई आप कांग्रेस में क्यों हो, कांग्रेस में ही क्यों जुड़े हुए हो। तो उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में हम इसलिए जुड़े हुए हैं कि पिछले 15 साल से साहिल भाई मैं राजनीति में हूं। ऐसे माहौल में अहमदाबाद महानगर पालिका का यदि विरोध पक्ष का नेता बनाने की बात है तो उन्होंने एक मुसलमान को चुना। बहुत बड़ी बात है। एक ऐसे माहौल में जहाँ के हिंदू मुस्लिम एक हाई लेवल पे भारतीय जनता पार्टी ने करके रखा हुआ था। जब यूपी के दंगे हुए, यूपी में जब मस्जिद का मामला आया
तो वही राहुल गांधी जब खड़ा था, और जिसे उसे पता है कि मेरे ये सब बोलने से और मुझे वोट नहीं मिलने वाले, मैं मुसलमानों के मुद्दे यदि लोकसभा में उठाऊंगा तो कहीं ना कहीं दूसरी कौम मुझे वोट नहीं देने वाली है, लेकिन फिर भी वक्फ के बिल पे सारे लोकसभा के मेंबरों के द्वारा विरोध कराया गया। ये वही राहुल गांधी है जिसको पता है कि यदि मैं ये कदम लूंगा उसके बाद मेरी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी छाती ठोक कर यदि वो कदम लेता हो तो मैं मानता हूं कि इससे बड़ा सेक्युलरिज्म का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। आज पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी की मीटिंगों में जाता हूं, कभी भी किसी दाढ़ी टोपी वाले को पीछे रहने के लिए नहीं कहा गया, कभी भी किसी दाढ़ी टोपी वाले को ऐसी उस सभाओं में, उस इंटरनल मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं की गई जहां पर उस दाढ़ी टोपी वाले को शर्मिंदा होना पड़े। जब राहुल गांधी जी अपने अधिवेशन और CWC की मीटिंग में ये कहते हो कि माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी में बताया जाए कि उसमें मुसलमान कौन है। जब वो व्यक्ति को पता है कि देश में इस प्रकार का माहौल है, फिर भी मुसलमानों का नाम ले लेकर वो ना थकता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हम सलाम करते हैं और हम समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही आने वाले समय में देश को सेक्युलरिज्म की राह पर, मोहब्बत की राह पर ले जाने वाला है। फिलिस्तीन का मुद्दा हुआ, प्रियंका गांधी जी खुले आम जब उसका विरोध करती हो, जबकि उस मुद्दे को ऐसा बनाया गया कि जो भी उसके लिए बात करता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसे आतंकवाद के तौर पे देखती हो, और यदि फिर भी लोकसभा में जाकर वो उसका विरोध करती हो तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जब उन्हें वोट नहीं दिए जाते लेकिन फिर भी वो उनकी सेक्युलरिज्म की विचारधारा नहीं बदलते। इसलिए हम मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं कि हम मानते हैं कि वक्फ के समय जिस तरीके से सारे ही लोकसभा के मेंबरों ने विरोध किया गया, राहुल जी ने क्लियरली उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया था कि ये बिल गलत है, ये संविधान के विरुद्ध में है, ये मुसलमानों के हक छीनेगा, इसका विरोध करना है, और खुले में किया, छुप कर नहीं किया, खुले में किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, दूसरा ये कि सिर्फ ये हिंदू मुसलमान वाली चीजें की जाए, क्योंकि आप जहां पर हैं अहमदाबाद म्यूनिसिपालिटी में बहुत बड़ा बजट है, काफी सारे भ्रष्टाचार का मामला भी है, तो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति में ये भ्रष्टाचार छुपाया जा रहा है। जिस तरीके से नल जल योजना पर भी कई सवाल उठे, आज भी आप देखें जवाहपुर और कई जगहों पर लोगों के घरों में पानी नहीं है, लोग सवाल उठाते हैं, कई चीजें करते हैं। राजस्थान की बात करें तो वहां पर नल जल योजना का कुछ 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला निकल कर आ रहा है। कल मैं विरमगाम गया था, हार्दिक पटेल वहां से बीजेपी के विधायक हैं, एक इलाके में मैं गया वहां पर, तो 2 साल से वहां पर पूरे इलाके के अंदर पूरा कीचड़ और पानी भरा हुआ है, वो वहां से हटा तक नहीं है। तो जो कह रहे हैं कि आदर्श गांव हम बनाएंगे, हर गांव को स्वच्छ भारत दे दिया हमने, तो ये कहीं ना कहीं घोटाले भी बहुत ज्यादा यहाँ पर फल फूल रहे हैं और उस पर धर्म का भगवा झंडा लहरा दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुसलमान करने से बाज ही नहीं आ रही है, बाहर ही नहीं आ पा रही है। और सबसे दूसरी बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार का तो कोई धर्म ही नहीं होता। बिल्कुल, भ्रष्टाचार में कोई जाति नहीं देखी जाती। जो व्यक्ति, जो अधिकारी के भ्रष्टाचार करना हो वो उसके लपेट में आता है, उसके चपेट में आता है। और एपिक सेंटर में मानता हूं कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो जरूर बना है। 15,000 करोड़ रुपए का बजट है वार्षिक, और इन 15,000 करोड़ की मैं बात करूं तो 2,000 करोड़ रुपए का बजट तो सिर्फ सड़कों के निर्माण में होता है। और फिर भी हमें पता है कि बरसात के बाद, मानसून के बाद जिस प्रकार की परिस्थिति अहमदाबाद शहर की और जनता रोड सड़कों की होती है, जब जनता को इतनी परेशानियां होती है, 2,000 करोड़ की बात करते हैं। जो पार्टी डामर का रोड ठीक से नहीं बना पाती, वो प्लास्टिक रोड, व्हाइट टॉपिंग रोड बनाने की बात करती हो। हाईकोर्ट जिसको बार बार फटकार लगाती हो, हाईकोर्ट जैसी कोर्ट, जनता की समस्या तो सुनी नहीं जाती, लेकिन जब हाईकोर्ट कहती हो तो मैं सबको मानना ही है कि जब हाईकोर्ट आपको फटकार लगा रही है तो आपका कार्य नहीं है। हाटकेश्वर जैसा ब्रिज, पिछले 5 साल पहले बनाए हुए ब्रिज को 2 साल में ही जब बंद कर देना पड़ता हो तो भ्रष्टाचार का नमूना आज भी वहां पर मौजूद है। साबरमती नदी का मुद्दा हो, अहमदाबाद शहर में 24 घंटा पानी देने का वादा भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से कर रही है, लेकिन आज भी परिस्थिति तो ऐसी है, 2 घंटे भी पानी ठीक से मिलता नहीं है। ऐसे कई भ्रष्टाचार के मुद्दे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। भर्ती कौभांड यहाँ पर चलता है, भतीजे भांजों को नौकरियां अधिकारी दे देता है भारतीय जनता पार्टी, यदि कुछ ना कहती हो। इस प्रकार के भ्रष्टाचार लगातार चलते हो, और ऐसे मुद्दों पर हाउसिंग प्रोजेक्ट के मुद्दे हो, ब्रिज प्रोजेक्ट हो, हर डिपार्टमेंट, मैं मानता हूं कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार एक लीच की तरीके से चिपक चुका है, जो निकलने का नाम नहीं ले रहा। जिसमें अधिकारी हो, अधिकारी कर भारतीय जनता पार्टी की लगाम ना हो,
किसी प्रकार का एक्शन ना लिया जाता हो। मैं मानता हूं कि अस्पताल जैसे अस्पतालों में जब भ्रष्टाचार सामने आते हो, जहां एसवीपी अस्पताल हो, एलजी हो, वीएस हो, साबरमती रिवरफ्रंट जितना इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो जो कि बड़ा फेलियर साबित हुआ, आईटी सेक्टर कंपनीज को लाने की बात की गई थी, पिछले 20 साल से एक कंपनी इन्वेस्ट करने को जब तैयार ना होती हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक जोन बना दिया गया हो। एक समय कहा जाता था कि अहमदाबाद शहर को सिंगापुर की तरह बनाएंगे, सिंगापुर तब बन नहीं पाया। मैं मानता हूं कि रिवर फ्रंट पर गगनचुंबती इमारतें बनाने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने बनाएगा, लेकिन गगनचुंबती इमारतें एक ही बनी, वो भी खुद ही की ऑफिस म्युनिसिपल कमिश्नर की बनाई गई है, क्योंकि किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। आईटी सेक्टर की जो कंपनीज थी वो आने ही तैयार नहीं थी। कहीं ना कहीं वाइब्रेंट गुजरात के समय जो एमओयू किए गए, लाखों करोड़ों का बताया जाता था एमओयू के, वो सिर्फ पेपर पे रहे। किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की ऑफिस आज आप अहमदाबाद शहर में नहीं देखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी गलत नीतियों के कारण आज अहमदाबाद शहर की यह परिस्थिति है कि जो इंटरनल बिल्डर लॉबी है वो खुद ही यहाँ पर कार्य करती है, बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इन्वेस्ट करने तैयार नहीं है। तो जो सो कॉल्ड गुजरात मॉडल जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसका प्रचार कर देश में सत्ता हासिल की, वो गुजरात मॉडल पूरी तरीके से गुब्बारा था, जो गुब्बारा फूट चुका है। आने वाले वक्त में राहुल जो जी को बिल्कुल गिफ्ट सिटी हो, सबसे बड़ा उदाहरण गिफ्ट सिटी का मैं देना चाहूंगा। वहां पर बार बार पॉलिसी बदलकर उसका बताया जा रहा है कि गिफ्ट सिटी का डेवलपमेंट किया जाएगा। आप जाइए, अभी भी वो फेलियर प्रोजेक्ट वहां पर पड़ा हुआ है। साबरमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट भी उसी प्रकार का प्रोजेक्ट था, वो भी फेलियर साबित हो गया है। तो गुजरात के सबसे बड़े शहर, सबसे बड़ी महानगर पालिका में यदि इस प्रकार के भ्रष्टाचार चलते हो, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिला लेवल पर किस तरीके से भ्रष्टाचार चलते होंगे। और सो कॉल्ड गुजरात मॉडल की तो जो धचिया, मैं मानता हूं कि पॉलिसीज के नाम पर जो अच्छी नीतियां नहीं होने के कारण जिसकी धचिया उड़ी है, मैं मानता हूं आने वाले समय में इसका प्रचार पूरे देश में किया जाएगा और समग्र देश को बताया जाएगा कि सो कॉल्ड गुजरात मॉडल पूरी तरीके से फेलियर है, किसी प्रकार का गुजरात मॉडल नहीं है। कोई मल्टीनेशनल कंपनी ने यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।